हाँ जी बेटा जी। तो अगला सवाल जो आ रहा है ना सर, लीजिंग AS 19 पे, काफी अच्छा सवाल है। मतलब कि कॉन्सेप्ट तो इजी है, सबको आता होगा, बट फिर भी हम एक बार करेंगे इसे। फॉलोइंग इन्फो क्लासिफाई दी फॉलोइंग इनटू ईदर दी ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। सर देखिए, आपके पास ना 5 इंडिकेटर होते हैं फाइनेंस लीज के। अगर उनमें से कोई भी एक प्रेजेंट ना हो, कोई भी ना मिले आपको, तो उस चीज को आप ऑपरेटिंग लीज कह देते हैं। पहला इंडिकेटर कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म जो है, एसेट आपके लेसी का ही हो जाएगा। पहला इंडिकेटर तो यही होता है। बिल्कुल सर, ये तो हमें अच्छी तरह से याद है। दूसरा इंडिकेटर ये होता है कि भाई हमने जो पैसे लिए हैं ना उससे, लेसी से, अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें तो आज की डेट में जो एसेट की फेयर वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के बराबर ही है। तो ये तो फाइनेंस कर दिया ना आपने उसको। अगला इंडिकेटर ये कहता है कि भाई जो आपका लीज टर्म है उसमें मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ कवर हो जाता है एसेट का। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर एक इंडिकेटर ये होता है कि जिसमें हम लेसियो कहते हैं कि भाई तेरे को ना एंड में ऑप्शन है खरीदने की, कि तू खरीद लियो इसे। और वो ऑप्शन एक एज ए प्राइस पे दी जाती है जो तब एंड में जो फेयर वैल्यू होगी उससे बहुत कम है। और लेसी सर्टेन टू एक्साइज दी ऑप्शन। ये हो गए 4 इंडिकेटर। पांचवा इंडिकेटर ये होता है कि जहां एसेट को स्पेशल तरीके से मॉडिफाई करके लीज पे दिया गया है, अब वो लेसी के तो काम आता है पर बिना दोबारा मॉडिफिकेशन किए किसी और के किसी काम का नहीं। जिसमें एम्बुलेंस और वो कैश कैरी करने वाली वैन के एग्जांपल मैं आपको देता होता था, और बाकी अपनी प्रैक्टिस की भी कहानियां सुनाता था, वो भी इस आरटीपी के टाइम नहीं। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। पीवी ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इज एक्स, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज वाई। सर इसमें अब कंडीशनली हमें ये करना पड़ेगा कि अगर x इज इक्वल टू वाई है देन इट इज फाइनेंस लीज। बाकी आप आंसर करने का तरीका देखें, क्वेश्चन वैसे मॉड्यूल से ही हमने कर रखा। देखिए सर, ये लीजिंग का ए पार्ट का आंसर पहले ले आइए। ए पार्ट का आंसर लीजिंग का कहते हैं ये लीज फाइनेंस लीज है अगर एक्स वाई के बराबर है और एक्स इज सब्सटेंशियली इक्वल टू वाई, मतलब मेजर पार्ट कवर हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑपरेटिंग लीज है। एग्जैक्ट इक्वल है ऐसी शर्त नहीं है, सब्सटेंशियली इक्वल होना चाहिए। पर अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो भाई फिर ये ऑपरेटिंग लीज है। अगला इंडिकेटर क्या पूछा? इकोनॉमिक लाइफ कहता है 7 साल है, लीज टर्म 6.5 साल है, बट द एसेट इज नॉट अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म। कोई बात नहीं, मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ कवर हो गया। यस, लीज विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज सिंस सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द लाइफ इज कवर्ड बाय द लीज टर्म। सर बिल्कुल सही। लास्ट, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 6 ईयर, लीज टर्म इज 2 ईयर। ठीक, तो ये तो मेजर नहीं है, बट एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर एंड हैज बीन प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी। कैसा एसेट थोड़ा स्पेशल तरीके से तैयार किया गया और सिर्फ लेसी के ही काम आता है। सर फिर तो फाइनेंस लीज है। फिर तो फाइनेंस लीज है। सिंस एसेट इज प्रोक्योर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी, इट्स अ फाइनेंस लीज। बिल्कुल सर। अब सर अगला जो 16 का बी पार्ट है ना, यहाँ विराल लिमिटेड के नाम से है ये सर SLB ट्रांजैक्शन है, सेल एंड लीज बैक। मतलब जिसमें ऐसा कुछ होता था बेटा, आपको याद होगा कि ए के पास एसेट होता था, वो उसे सेल कर देता था बी को, फिर इसी एसेट को वापसी पे ले लेता था बी से, ठीक है, लीज पे। अब ये बड़ा चक्कर पड़ता था कि जो ये लीज बैक हुआ ये किस नेचर का है, कि वेदर इट इज ऑपरेटिंग नेचर और फाइनेंस। फाइनेंस में भी हमने पढ़ा था पूरा कि उसको लॉस को डेफर किया जाएगा, प्रॉफिट को भी डेफर किया जाएगा, इन दी रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। याद है आपको? बड़े अच्छे एग्जाम्पल क्यों ऐसा होता है वो सब भी मैंने क्लास में आपको बताया था। अगर ऑपरेटिंग नेचर का हो फिर तो मामला और ही उलझ जाता है। जो पहले ये सेल हुई होती है उसके प्रॉफिट लॉस की में काफी परेशानी आ जाती है। इंस्टीट्यूट ने सबसे अच्छा काम क्या किया कि पहले तो इसके आंसर में दे दी थ्योरी, ताकि बच्चे थोड़ा अपना रिलैक्स कर लें, समझ लें। As per AS 19, where the sale and leaseback result in a operating lease, then accounting treatment different situations में ये हो सकता। अगर तो सर आपने जो ये सेल की है, बाद में आपको ऑपरेटिंग लीज पे चीज वापस भी आई है, पर ये सेल आपने एक एज ए प्राइस पे की है जो कि फेयर वैल्यू है। इसमें हम ये समझाते हैं कि भाई इससे ये साफ दिखाई देता है कि बाद में जो ये ऑपरेटिंग लीज बैक होने वाला उसका इस चीज पे कोई असर नहीं आया। पहले ए ने बी को फेयर वैल्यू पे ही चीज को बेचा है, इट मींस वो किसी को भी मार्केट में बेचता तो ऐसे ही बेचता। तो भैया अगर ये चीज इसकी बुक्स में 60 लाख की है और फेयर वैल्यू 63 है,
तो बेटा जी इसमें फिर इसके साथ लिंक बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो किसी को भी बेचते तो 63 क्यों बेचते ना। इफ इट इज सोल्ड एट फेयर वैल्यू तो आपका एएस सीधा कहता है कि बेटा जी प्रॉफिट लॉस बुक कर लो। अगर सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है, प्रॉफिट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। सर अब अगर आपने पैसे लिए हैं कम तो चिंता का विषय है। फेयर वैल्यू क्या होती थी सर? ये वो वैल्यू है जो नॉलेजेबल और विलिंग बायर एंड सेलर में आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में प्रिवेल करती है कि नॉर्मली ट्रांजैक्शन इस पे होनी चाहिए तो शक नहीं किया जाता है, इससे कम पे हो या ज्यादा पे हो तो शक की निगाह में आ जाती है। अब शक कैसे किया जाएगा? देखो मार्केट में ये चीज किसी को बेचते 63 की बिकती थी, हमने चक्के जी ये बेच दी है मान लीजिए 50 लाख में, मतलब काफी नीचे, और उससे हमें यहाँ लॉस भी होने लग गया। सर अब शक ये होगा कि हमने इसे सस्ते में क्यों दिया। इसका एक रीजन हो सकता है, कल को यही चीज इसने हमें किराए पे देनी है तो उसने हमें कह दिया होगा कि भाई अभी मैं पैसे कम दे देता हूँ, आगे मार्केट से किराया भी कम ही ले लूंगा तुम्हारे से, जो मार्केट रेट बनता है उससे किराया भी कम लूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे से सस्ते में खरीद रहा हूँ। फिर हमने भी कहा चलो ठीक है भाई, कंसेशन मिल जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, बस फिर ये साहब आपके पीछे पड़ जाएगा, वो इससे होने वाले लॉस को जल्दी बुक नहीं करने देगा। पढ़े, कहता अगर तो आपका प्रॉफिट ही हो रहा है, मैं वो भी बना देता हूँ पॉसिबिलिटी, फेयर वैल्यू 63 है, बुक वैल्यू 60, बेचा 62 में, अब फेयर वैल्यू से तो कम ही है पर अभी भी क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो बुक कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बार्गेनिंग डिफरेंस हो गया एक तरह से। कहता फिर तो बुक कर लो बेटा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस शुड ऑल्सो भी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। आपको कोई सर इसने तो लॉस भी कह दिया इमीडिएटली, फिर बात ही क्या इस केस की, आप क्या कहानियां बना रहे थे कि ऐसे हो जाएगा। सर जब तक एक्सेप्ट, हाउएवर, बट और इफ बैठे हो तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक्सेप्ट दैट इफ द लॉस इज कॉम्पनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट एट बिलो मार्केट प्राइस, कहता लॉस को बुक कर लो पर जहां आपको दिखे कि लॉस को कंपनसेट किया गया है कि फ्यूचर में जो लीज पेमेंट है वो भी मार्केट रेट से कम ले रहा है अगला, देन ऐसे लॉस को बुक ना करो, देन इट शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज इन प्रोपोर्शन टू द लीज पेमेंट ओवर द पीरियड, जितनी देर एसेट को यूज करना है। आगे मान लो 5 साल लीज पेमेंट करनी है तो लीज पेमेंट के प्रोपोर्शन में इस लॉस को बुक करेंगे, क्योंकि यार देखो अगर हमने लॉस करवाया, जैसे ये लॉस करवाया हमने, ये 50 लाख का बेचा 60 लाख वाला, जबकि 63 पे जाना चाहिए था, तो कितना लॉस कराया 10। अब ये लॉस इसलिए कराया ना कि आगे ये रेंट भी कम लेगा, तो आने वाले कितने ईयर्स को इस लॉस के कारण बेनिफिट हो रहा है तो उसका बर्डन भी ले। अब भाई करंट ईयर इस लॉस को क्यों बुक करे, भाई करंट ईयर की ईपीएस की धज्जियां क्यों उड़ाएं, लॉस को बुक करेंगे बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये लॉजिक होता था इसका। अब सर इसके बाद आता है अगर सेल फेयर वैल्यू से ज्यादा है, ओहो इस पे तो इन्हें शक हो जाता है। कहता बेटा फेयर वैल्यू से भी ज्यादा पैसे दे गया वो, मैं क्या हाँ जी सर, सर 63 मिलने चाहिए थे वो 70 दे गया। अब सर देखो अगले पेज पे ले लेते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा। बुक वैल्यू ये है, फिर हमारे पास फेयर वैल्यू है 63 फेयर वैल्यू, फिर उसके बाद आपने एक्चुअल में बेची है 70 लाख में, ठीक है, तो यहां से यहां तक का प्रॉफिट तो मार्केट में किसी को भी बेच के हो जाता। 3 लाख तो कहेगा इमीडिएटली बुक कर ले बेटा, इस पे मैं शक नहीं करता, ये तो बुक कर ले इमीडिएटली। और यहां से यहां तक का जो हुआ है 7 लाख, ये तो बेटा तेरी डेफर इनकम ही माना जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने अब फेयर वैल्यू से ज्यादा पैसे दिए हैं, कल को वो बंदा मार्केट का जो फेयर रेंट है उससे ज्यादा रेंट भी लेगा तेरे से, कि याद रख ये ऑर्डिनरी सेल नहीं है, कल को यही चीज इसी के हाथ से तेरे पास आनी है एज ऑपरेटिंग लीज, किराया लेगा अगला और वो किराया लेगा ज्यादा। तो आज अगर तेरा हो रहा है ज्यादा ही गेन तो बचा के रख, ये गेन आएगा काम कब, जब एक्स्ट्रा रेंट बुक होएगा तब इस इनकम को बुक कर लेना। तो सुनो कहानी, कहता है एक्सेस ओवर फेयर वैल्यू शुड बी डेफर्ड, फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा, उसने ये नहीं कहा कि पूरा प्रॉफिट डेफर कर लीजिए, ना ही ऐसा सुनिए, एंड अमोर्टाइज ओवर द पीरियड फॉर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू यूज, कहते हैं इसे फिर अमोर्टाइज करें उस पीरियड में जब एसेट आपने यूज करना। अब सर यहाँ मैंने एक केस में सारा आपको करवा तो दिया, पर वो था केस मेरा अपना, अपने तो अपने होते हैं, क्वेश्चन भी तो करवाइए सर। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। विराल लिमिटेड सोल्ड मशीनरी हैविंग ए डब्ल्यूडीवी ऑफ 40 लाख टू सरल लिमिटेड फॉर 50 लाख, ठीक है, यहाँ तो ऐसा लिख दिया। सेम मशीन वाज लीज बैक बाय सरल टू विराल, एसएलबी होगी, सेल लीज बैक हो गया ये,
लीज बैक ऑपरेटिंग नेचर का है, क्लैरिटी हो गई। फाइनेंशियल नेचर का तो ट्रीटमेंट ही लग गया। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। वो नलायक, एक तो यार ऊपर लिखा हो, यहाँ फिर एक और ही कहानी बना ली। चलो इंस्टीट्यूट है, मानना पड़ेगा। सर देखो यहाँ ना आप ऊपर से सेल वैल्यू ना लेना, सिर्फ बुक वैल्यू ले लो ऊपर से, 40 लाख की है। सर अब देखो ध्यान से, फेयर वैल्यू से भी कम में बेचा। हाँ जी सर ये तो बात है, फेयर वैल्यू से तो कम में बेचा और उस वजह से हो गया लॉस। प्रॉफिट हो जाता तो कोई बात ही नहीं थी, लॉस हो गया तो पहले तो कहेगा इमीडिएटली बुक कर दो, फिर कहेगा नहीं नहीं भाई अगर बट इट इज कॉम्पनसेटेड बाय रिडक्शन इन फ्यूचर लीज पेमेंट तो डेफर कर लो। स्टोरी सुन लो। फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड मशीन इज 45, सेल प्राइस 38, लॉस हो रहा है 2 लाख, टू बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय ए लिमिटेड। लिख दिया। इन इट्स बुक्स प्रोवाइडेड, कंडीशन लगा रहा, अब इमीडिएटली बुक कर लो पर एक कंडीशन है, लॉस इज नॉट कॉम्पनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। अगर फ्यूचर में लीज पेमेंट्स कम करनी है तो ये लॉस बुक नहीं होगा अभी, फिर ये क्या होगा, डेफर। ध्यान रखेंगे बेटा जी। उसके बाद अगला केस, अगले केस का डाटा यहां से लीजिए। सर बुक वैल्यू 40 लाख ही है हर बार, फेयर वैल्यू भी 40 है। अच्छा जी, अच्छा 50 दे गया आपको। ओहो, ये तो फेयर वैल्यू से ऊपर काफी ज्यादा, 10 लाख। बस ये डेफर ही होगा बेटा, इसमें ऑप्शन नहीं आएगी कोई। कहता फेयर वैल्यू इज 40, सेलिंग प्राइस 50, जितना इससे ऊपर जा रहे हो मुन्ना ये डेफर और मोटाइज करना, कि जो आज ज्यादा दे रहा है वो कल किराए भी ज्यादा लेगा, तो कल कल एक्स्ट्रा रेंट बुक होंगे तो ये एक्स्ट्रा इनकम वहां साथ साथ सपोर्ट करेगी उस रेंट को, कि तू खर्चे में बुक होता जा, मैं इनकम में बुक होती जाऊंगी, बैलेंस करेगी। गलत ट्रीटमेंट क्या है कि इस साल के P&L में 10 लाख डाल दो, आने वाले सभी सालों में किराया ज्यादा ज्यादा बुक करते जाओ, ऐसे नहीं होने देते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, समझे कि नहीं। अगला सिचुएशन, फेयर वैल्यू 46, सेल 50, बुक वैल्यू 40। सर 40 से लेके 46 तक 6 लाख अभी बुक कर लीजिए, 46 से 50 तक 4 डिफर कर दीजिए, स्प्लिट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी गेन की। जायज है 6 लाख, क्योंकि 46 लाख तो दी वैल्यू थी, उससे ऊपर जो मिला वो थोड़ा गलत दिखता है, वो डेफर करेंगे। क्या कहता है, फेयर वैल्यू इज 46, सेलिंग प्राइस 50, प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, 46 माइनस 40 इमीडिएटली बुक कर लें, बैलेंस कहता है जी आप डेफर कर दें। तो लीज की भी अच्छी रिवीजन हो गई है इस क्वेश्चन के जरिए। ठीक है बेटा जी, क्लोज करते हैं इसको।